नमस्कार बच्चों, आप लोगों को अध्याय 2 यानी मूल संकल्पनाएं एवं समाजशास्त्र में उनका उपयोग ये आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मूल संकल्पनाओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा हम परिचय कराते हैं। हमें समाज और समाजशास्त्र दोनों से परिचय कराता है। यानी पिछले अध्याय में जो हमने समाज के बारे में पढ़ा वो हमको समाज और समाजशास्त्र के विषय में दोनों परिचित कराता है। हमने देखा कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। हमने यह भी देखा कि व्यक्ति समाज में स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, यानी उन पे नियंत्रण भी लगाया जाता है सामाजिक समूहों द्वारा। सामूहिक निकायों जैसे परिवार, जनजाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र का हिस्सा है। इस अध्याय के आगे हमने व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों, असमान व्यवस्थाओं और विभिन्न प्रकारों स्तरीकरण व्यवस्थाओं में जिसमें व्यक्ति समूह शामिल है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह जानना शुरू करते हैं कि हम किस प्रकार अपने कार्य समाज में करते हैं और क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधाग्रस्त है या परिस्थिति है। जब हम अपने दैनिक जीवन में परिस्थिति या भूमिका को सामाजिक नियंत्रण कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी विषय के लिए, जैसे नाभिकीय भौतिक उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते, जिनके लिए सामान्य भाषा में उनके लिए कोई शब्द नहीं है। यह आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली होती है। जैसे भौतिक विज्ञान में कुछ शब्दावली ऐसी होती है जो सिर्फ भौतिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है, कुछ शब्दावली रसायन में, कुछ शब्दावली जीव में, कुछ शब्दावली इतिहास में, यानी कुछ शब्दावली भूगोल में। यानी हर विषय में अपनी एक शब्दावली होती है जिसका प्रयोग उस विषय के लिए किया जाता है। समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण शब्दावली और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके विषय वस्तु परिचित है और सिर्फ इसलिए इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद हैं। हमें अपने आसपास संस्थाओं को इतनी अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते। हमने देखा कि किस प्रकार समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में, यानी जब समाजशास्त्र का उद्विकास हुआ था यानी आरंभ हुआ था, उसके आरंभिक चरणों में समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ थी। यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समझने के लिए मुख्य संकल्पनाएं तो एमिल दुर्खीम के लिए मुख्य संकल्पनाएं थी सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना। ये उन्होंने शब्दों का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र संरचनात्मक प्रकारवादियों से बहुत प्रभावित हुआ, जिन्होंने समाज को महत्वपूर्ण रूप से सामंजस्यपूर्ण पाया और समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंग और को समग्र बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। जैसे समाजशास्त्र है उसके लिए उसकी तुलना एक पूर्ण शरीर से की गई है। जितने भी अदर शास्त्र हैं उनकी तुलना शरीर के हर अंग से की गई है। तो सब समाजशास्त्र जो मिलाकर उसमें समाजशास्त्र उन सब का पूर्ण अध्ययन करता है, क्योंकि समाज में मनुष्यों का, यानी फिर से आप लोगों को बताएं कि समाज में किसी भी समूह के सदस्य एक समाज का निर्माण करते हैं या समाज एक समूहों के व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। ये बात अलग है कि अलग अलग समूह के सदस्य अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये आप लोगों को बताएं। दूसरे विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतों ने समाज को विशेष रूप से विरोधाग्रस्त पाया है। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों के सूक्ष्म अंतःक्रिया से मानवीय शुरुआत से समझने की कोशिश की। दूसरों ने वृहद संरचनाओं, वर्ग और जाति और बाजार राज्यों से शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है बच्चों कि ये वर्गीकरण और प्रकार जिनकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं और वास्तविकता में समझने में सहायता प्रदान करते हैं, ये समाज को समझने के लिए सहायक होते हैं। जैसे ताले की चाबियां हमारी समझने की प्रक्रिया की ये प्रारंभिक बिंदु है। समाजशास्त्र में हमें संकल्पनाएं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ निरंतर रूप से इसको जांचते भी हैं। यानी समाजशास्त्र में उन सभी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जो कि वो एक विज्ञान कहलाने के वो अधिकारी होते हैं। जैसे प्रश्नावली, सर्वेक्षण, भविष्यवाणी करने की क्षमता, प्रयोगशाला, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं।
अब प्रयोगशाला की जैसे ये समाज ही पूरा एक समाजशास्त्र का प्रयोगशाला है, व्यक्ति इसका सामग्री है, यानी व्यक्तियों में ही प्रयोग करके अतीत से लेकर वर्तमान तक, भूत से भविष्य तक ये सभी प्रयोग जो है व्यक्ति के ऊपर किए जाते हैं समाजशास्त्र में। और किसी भी घटना को समझने के लिए उसका पहले से जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो जैसे कहीं पे एक भीड़ दुर्घटना होती है और अगर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो समाजशास्त्र उस विषय के बारे में सर्वेक्षण से लेके प्रश्नावली पद्धति से लेके वो सारी पद्धतियों का प्रयोग करता है जो कि एक विज्ञान को समझने में सहायक होता है। यहाँ तक कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की भी क्षमता उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि सब जगह एक समान परिस्थितियाँ हों। जब सब जगह एक समान परिस्थितियाँ होती हैं तो भविष्यवाणी उस जगह के लिए पर्याप्त होती है। किसी जगह अगर असमान परिस्थिति होती है तो वो भविष्यवाणी उस समाज के लिए वो काम नहीं करती है। तो बच्चों, आज के लिए आप लोगों को मूल संकल्पनाएं हमने समझाया। अब अगले वीडियो में हम सामाजिक समूह और समाज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।